अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लैडर मायोप्लास्टी के बारे में। ब्लैडर मायोप्लास्टी में बेसिकली हम लोग ऑटोलॉगस स्केलेटल मसल यूज करते हैं टू ऑगमेंट द ब्लैडर कैपेसिटी। और इसमें जो हम मसल यूज करते हैं बेसिकली रेक्टस एब्डोमिनिस या लेटिस्मस डॉर्साई मसल यूज करते हैं। फिर इससे जब कैपेसिटी बढ़ जाती है तो ब्लैडर का कंप्लायंस बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली हम लोग स्मॉल नॉन कंप्लायंट ब्लैडर या पुअरली कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर में यूज करते हैं। और अभी जो स्टैंडर्ड है एंटीरोसिस्टोप्लास्टी, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये एज अ सैल्वेज प्रोसीजर करते हैं। तो इसको सबसे पहले जब डिस्कवर किया गया तो 1970s में, तो 1780s का जब वो दौर था उसमें 3 जो डॉक्टर थे, डॉक्टर श्मिड, डॉक्टर तनागो और डॉक्टर स्टेंजल, उन्होंने मसल्स को यूज करके ब्लैडर को बढ़ाने की कोशिश की थी और ब्लैडर का फंक्शन रिस्टोर करने की कोशिश किया था। तो ये बेसिकली इसलिए डिस्कवर किया गया था कि जो पहले हम बावल सेगमेंट यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन, म्यूकस प्रोडक्शन, इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी का रिस्क। फिर धीरे धीरे इस टेक्निक में ऑलमोस्ट 20 साल लग गए और 1990s तक आते आते काफ़ी सारी माइक्रोवस्कुलर एनास्टोमोटिक टेक्निक आ गई और डायनेमिक मायोप्लास्टी का कॉन्सेप्ट आ गया। डायनेमिक मायोप्लास्टी जो है हम आगे देखेंगे। तो ये जो रहता है ये है डॉक्टर तनागो, जो 2024 में हमारे बीच नहीं रहे और इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। और ये इजिप्ट में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं का जो ये रहता है इसको बोलते हैं तनागो स्लिंग। तनागो स्लिंग जो प्रोसीजर होता है ये बेसिकली ब्लैडर नेक रिकंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं और इसमें हम लोग ब्लैडर पे इंसीजन देते हैं और ब्लैडर से ही फ्लैप क्रिएट करते हैं। तो ये इस तरीके से फ्लैप बना के हम जो रहता है ब्लैडर नेक के रिकंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये तनागो स्लिंग प्रोसीजर डॉक्टर तनागो ने दिया था। और भी बहुत सारे इनके कंट्रीब्यूशन थे, स्पेशली इन पीडियाट्रिक यूरोलॉजी और न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केस में या ओवर एक्टिव ब्लैडर और इनकॉन्टिनेंस में। इन्होंने ही जो इंटर स्टीम प्रोसीजर होता है उसको भी इन्होंने ही बताया था। इंटर स्टीम प्रोसीजर में जो रहता है ब्लैडर, जो हम लोग स्टैंडर्ड होता है सैक्रल नर्व स्टिमुलेशन करते हैं, वो इन्हीं की देन है। तो हम बात करते हैं ब्लैडर मायोप्लास्टी का। तो ब्लैडर मायोप्लास्टी जो रहता है तब करते हैं जब हम एंटीरोसिस्टोप्लास्टी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को क्या है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, रीनल इंसफिशियंसी है या क्रोन्स डिजीज या इरिटेबल बाउल डिजीज है। तो ऐसे केसेस में हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर कुछ प्राइमरी केसेस में कर सकते हैं, जैसे अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर है जिसमें स्मॉल कैपेसिटी और लो कंप्लायंस ब्लैडर है, ऐसे में हम ब्लैडर की कैपेसिटी और कंप्लायंस बढ़ा सकते हैं। फिर अगर रेडिएशन सिस्टाइटिस से ब्लैडर खराब हो चुका है तो ऐसे केस में हम लोग बाउल सेगमेंट नहीं यूज करते हैं, क्योंकि यूजुअली जो रहता है बाउल को भी रेडिएशन मिला रहता है। तो ऐसे केस में हम लोग यूज कर सकते हैं ब्लैडर मायोप्लास्टी। फिर उसके बाद पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में भी हम लोग जो रहता है ब्लैडर मायोप्लास्टी यूज कर सकते हैं। तो मेन इसका सर्जिकल प्रिंसिपल क्या होता है, अगर गोल की बात करें तो जो हमारा गोल होता है कि हमें एक कंप्लायंट, कॉन्ट्रैक्टाइल और वस्कुलराइज टिश्यू सेगमेंट यूज करना है, जिससे कि ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाए और उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी आ जाए। तो स्टोरेज फंक्शन भी इम्प्रूव हो और वॉइडिंग भी इम्प्रूव हो, दोनों फंक्शन इम्प्रूव हो सके, ऐसा हमें करना रहता है। तो ये करते कैसे हैं हम लोग, जो पेशेंट की बॉडी से ही, जिसको ऑटोलॉगस बोलते हैं, हम लोग रेक्टस एब्डोमिनिस मसल या लेटिस्मस डॉर्साई मसल या ग्रेसिलिस मसल यूज कर सकते हैं। लेटिस्मस डॉर्साई जो रहता है एज अ फ्री फॉर्म यूज करते हैं, जबकि रेक्टस एब्डोमिनिस और ग्रेसिलिस को हम मोबिलाइज करते हैं विद द न्यूरोवस्कुलर पेडिकल। फिर जो मसल फ्लैप होता है उसको हम लोग ब्लैडर वॉल के चारों तरफ रैप करते हैं आफ्टर जो रहता है ब्लैडर को खोलने के बाद और थोड़ा सा डेट्रूसर कट करने के बाद। फिर कई बार जो रहता है हम लोग इसको री इनर्वेट भी करते हैं, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ाने के साथ हमारा जो दूसरा गोल है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और जो रहता है नर्व कैपेसिटी बढ़ाना होता है। तो ऐसे केस में हम लोग नर्व एनास्टोमोसिस भी करते हैं। तो थोरैकोडॉर्सल जो नर्व होती है उसको हम लोग इंटरकॉस्टल नर्व या पुडेंडल से करते हैं एनास्टोमोसिस। तो इससे होगा क्या कि हम लोग ब्लैडर को वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डायनेमिक मायोप्लास्टी। तो डायनेमिक मायोप्लास्टी में क्या होता है, थोरैकोडॉर्सल को हम लोग पुडेंडल ब्रांच
या इंटरकोस्टल से एनास्टोमोस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें रेक्टस एब्डोमिनिस मायोप्लास्टी का। तो रेक्टस एब्डोमिनिस मायोप्लास्टी जो रहता है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पे बेस्ड रहता है इसका पेडिकल। ब्लैडर को जब डोम से ओपन करते हैं तो यू शेप्ड इंसिजन देते हैं और उसके ऊपर रेक्टस एब्डोमिनिस जो रहता है म्यूकोसा एक्सपोज करके लगा देते हैं और डेट्रूसर जो मसल रहती है ब्लैडर की उससे हम लोग एनास्टोमोसिस कर देते हैं। जो मसल रहता है उसको हम लोग जो टनलिंग करते हैं वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के नीचे से करते हैं। ये बेसिकली अगर स्मॉल कैपेसिटी न्यूरोजेनिक ब्लैडर है या रेडिएशन वाला ब्लैडर है तो ऐसे केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है और ये दोनों साइड रहती है। तो एक साइड का जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है हमने ये यहाँ पे ये प्यूबिक बोन से अटैच है उसको ब्लैडर के 2/3 अपर 2/3 पार्ट पे हमने उसको रैप कर दिया है और रैप करके इसको फिर एनास्टोमोसिस कर दिया है, सूचर से फिक्स कर दिया है। और ये बेसिकली किस पे बेस्ड रहता है हमने अभी देखा था जो रहता है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पे बेस्ड रहता है। अब बात करते हैं लेटिस्मस डॉर्साई। तो लेटिस्मस डॉर्साई से अगर हम कर रहे हैं तो लेटिस्मस डॉर्साई एक फ्री फ्लैप ट्रांसफर होता है, फ्री फ्लैप ट्रांसफर होता है पेल्विस में और इसमें जो एनास्टोमोसिस करते हैं वो आइलियक वेसल से करते हैं क्योंकि हम जो इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। जबकि रेक्टस एब्डोमिनिस में जो था हम लोग पेडिकल फ्लैप यूज करते थे उसमें इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पे बेस्ड होता था। जबकि अगर नर्व की एनास्टोमोसिस करते हैं तो लोअर मोटर के नर्व से करते हैं, यूजुअली हम लोग ऑब्ट्यूरेटर या फीमोरल से करते हैं नर्व की। तो लेटिस्मस डॉर्साई का अगर हम बात करें तो हम ज्यादातर यूज डायनेमिक ब्लैडर सब्स्टिट्यूशन में करते हैं। डायनेमिक ब्लैडर में हम लोग ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं या अभी एक्सपेरिमेंटल मॉडल में है जिसमें हम लोग टोटली ही ब्लैडर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं विथ लेटिस्मस डॉर्साई माइलोप्लास्टी। अब अगला जो है वो है ग्रेसिलिस मायोप्लास्टी। ग्रेसिलिस भी एक तरीके से पेडिकल्ड फ्लैप होता है जो थाई से लेते हैं और इसको ब्लैडर के बेस या यूरेथ्रा के अराउंड रैप कर देते हैं। ये मेनली जो रहता है स्फिंक्टर रीइंफोर्समेंट में यूज होता है और इसको भी इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर सकते हैं, इसको डायनेमिक ग्रेसिलोप्लास्टी बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें जो ग्रेसिलिस मसल है ये ग्रेसिलिस मसल है और ये इसका पेडिकल है। इस पेडिकल पे हम लोग इसको रोटेट कर देते हैं और जो नीचे ब्लैडर है इस अराउंड यूरेथ्रा और ब्लैडर ने इसको रैप कर देते हैं। तो ये ग्रेसिलिस मसल है। फिर अब आगे हम देखते हैं ये लेटिस्मस डॉर्साई का लोकेशन है। हमने लेटिस्मस डॉर्साई का जो फ्लैप लिया उसको ब्लैडर के ऊपर कवर कर दिया है और उसकी एनास्टोमोसिस आइलियक वेसल से कर दी है। जबकि नर्व जो रहता है लोअर पार्ट से हम करते हैं, ये नर्व है। तो हम देख सकते हैं ये लेटिस्मस फ्लैप है और इसकी वस्कुलर एनास्टोमोसिस आइलियक से किया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी लेंथ दिखा रहे हैं ये लेटिस्मस डॉर्साई की लेंथ है और ये पूरा ब्लैडर को अच्छे से कवर कर देती है। फिर डायनेमिक मायोप्लास्टी का कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो डायनेमिक मायोप्लास्टी जो रहता है उसमें हम लोग मसल से कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश करते हैं ब्लैडर को और ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था स्टेंज ने। तो स्टेंज जो थे STENZL इन्होंने सबसे पहले दिया था और ये क्या करते थे स्केलेटल मसल्स को स्टिमुलेट करते थे। तो लंबे समय तक इनका मानना था कि जो लंबे समय तक स्टिमुलेट करेंगे तो जो टाइप 2 फाइबर्स होते हैं मसल के वो टाइप 1 में चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों करना चाह रहे थे क्योंकि जो टाइप 2 फाइबर्स होते हैं वो फास्ट ट्विच के लिए होता है जबकि टाइप 1 फाइबर जो रहता है वो स्लो ट्विच के लिए होता है। तो जब मसल्स की ट्विचिंग कम हो जाती है तो मसल्स जो रहता है फटीग भी नहीं होता है, फटीग रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ये बेसिकली कन्वर्ट करना चाहते थे टाइप 2 फाइबर को टाइप 1 फाइबर में बिकॉज टाइप 1 फटीग रेजिस्टेंस होता है। तो इसका जो मेन था कि हम ऑगमेंटेशन के साथ ब्लैडर का फंक्शन भी रिस्टोर कर सके तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ब्लैडर ऑगमेंटेशन। और अगर हम नियो ब्लैडर क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी मदद से हम जो है लेटिस्मस डॉर्साई की मदद से जो कि एक्सपेरिमेंटल हमने पढ़ा वो न्यू ब्लैडर क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे में पेशेंट्स को हमेशा कंट्रोल्ड या वॉलेंट्री वॉइडिंग होगा। तो अगर हम बात करें मायोप्लास्टी का एंटीरोप्लास्टी से क्या डिफरेंस होता है तो अगर हम बात करें मायोप्लास्टी में तो दोनों चाहे मायोप्लास्टी हो चाहे एंटीरोप्लास्टी दोनों में ही ऑटोलॉगस टिश्यू ही यूज होता है। इसमें हम लोग ऑटोलॉगस मसल यूज करते हैं, उसमें बावल सेगमेंट यूज करते हैं। बट अगर हम एंटीरोप्लास्टी में सिस्टोप्लास्टी में बावल यूज करते हैं तो पेशेंट को काफी सारा म्यूकस प्रोड्यूस होता है और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे कि एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट्स को मैलिग्नेंसी का रिस्क रहता है और पेशेंट जो है इन्फेक्शन का भी रिस्क रहता है। तो
तो ऐसे केसेस में जो रहता है ब्लैडर मायोप्लास्टी में ये सब कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। और ब्लैडर मायोप्लास्टी का एक और बेनिफिट होता है कि वो उसको हम लोग री इनर्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग डायनेमिक जो कॉन्सेप्ट होता है ब्लैडर को फंक्शनल ऑगमेंटेशन करना, वो ब्लैडर मायोप्लास्टी में पॉसिबल है। बट ब्लैडर मायोप्लास्टी जो रहता है टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू एंटीरोसिस्टोप्लास्टी, इसलिए एंटीरोसिस्टोप्लास्टी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अगर हम मायोप्लास्टी की बात करें तो ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है और इसमें जो रहती है मेनली वस्कुलरिटी काफ़ी वेरिएबल होती है, इनर्वेशन भी काफ़ी वेरिएबल होता है और आउटकम भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम आउटकम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और देयर इज चांस कि पेशेंट को फाइब्रोसिस या इस्कीमिया हो जाए। और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के बारे में भी हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम्स की बात करें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ऐसा पता चला है कि 200 ml तक ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, कंप्लायंस भी बढ़ जाता है और ओवरऑल जिसकी वजह से डेटूसर प्रेशर कम हो जाता है। और जो डायनेमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट 1990s में शुरू हुआ था उसमें कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी अचीव हो रही है। बट लॉन्ग टर्म में फॉलोअप में ये देखा गया कि जो मसल्स होती हैं उनका फाइब्रोसिस होने लगता है जिसकी वजह से वॉल्यूम जो रहता है लॉस हो जाता है। तो जितना भी लॉस ऑफ वॉल्यूम जो रहता है वो फाइब्रोसिस की वजह से लॉस्ट हो जाता है। अगर हम ग्रेसिलिस रैप की बात करें तो इसका स्पेशली स्फिंक्टर में यूज कर रहे हैं तो ऐसे में कॉन्टिनेंस इंप्रूवमेंट का चांसेस रहता है, इसलिए इसको SUI या स्फिंक्टर डेफिशिएंसी में भी यूज कर सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें, इस सर्जरी में क्या कॉम्प्लिकेशन होता है तो पेशेंट को फ्लैप नेक्रोसिस हो सकता है। अगर वेसल्स उसकी चली गई तो फ्लैप खराब हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रहता है ग्राफ्ट सिकुड़ जाता है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है और वो छोटा हो जाता है। ग्राफ्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, एब्सेस का फॉर्मेशन हो सकता है। आउटकम बहुत ही वेरिएबल रहता है। बहुत से पेशेंट ऐसे रहे जिनमें कोई भी कंप्लायंस का इम्प्रूवमेंट नहीं है और टेक्निकली बहुत डिमांडिंग है तो टेक्निकल फेलियर के चांसेस रहते हैं और री इनर्वेशन नहीं हो पाता है। और जो मसल निकालते हैं हम लोग तो जो पेशेंट रहता है डोनर साइड पे उस पर पेन और मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अब बात करें कि एडेप्टेशन क्या होता है जब हम मसल्स लगा देते हैं, क्योंकि हम जो है मसल यूज कर रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे ब्लैडर का फंक्शन और हिस्टोलॉजिकल एडेप्टेशन लेगा। तो कैसे लेता है, तो सबसे पहले मस्कुलर से वो फाइब्रो मस्कुलर में चेंज हो जाता है। तो फाइब्रो मस्कुलर में चेंज होने से क्या फायदा होता है, वो कंप्लायंट हो जाता है। तो कंप्लायंट टिश्यू बनने के लिए फाइब्रो मस्कुलर हो जाना चाहिए। फिर दूसरा जो रहता है धीरे धीरे जो रहता है कॉन्ट्रेक्टाइल एबिलिटी कम होने लगती है और कुछ में स्मूथ मसल रीमॉडलिंग भी होता है। तो ये सब चीजें जो भी चीजें हैं हम उसको अचीव करने के लिए हमें लो प्रेशर डिस्टेंशन क्रिएट करना होता है। अंडर लो प्रेशर डिस्टेंशन ही पॉसिबल होता है। सबसे पहले उसकी कंप्लायंट बढ़ता है, कैसे मस्कुलर से फाइब्रो मस्कुलर में चेंज होता है। फिर कॉन्ट्रेक्टाइल एबिलिटी जो होती है घट रही है, हमने पढ़ा था कि इनिशियली जो रहता है फास्ट ट्विच रहता है, फिर धीरे धीरे स्लो ट्विच में चेंज हो जाता है। फास्ट ट्विच में टाइप 1, फिर स्लो ट्विच में फास्ट ट्विच में टाइप 2, स्लो ट्विच में टाइप 1 रहता है और स्मूथ मसल रीमॉडलिंग होती है। अब इसमें नया क्या है, तो नया ये है कि हम लोग मायोब्लास्ट और स्टेम सेल्स का यूज कर रहे हैं स्कैफोल्ड के साथ। तो इसकी मदद से हम लोग जो है टिश्यू इंजीनियरिंग की मदद से जो मसल्स है पूरा मायोजेनिक कंस्ट्रक्ट वो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मायोब्लास्ट और स्टेम सेल्स। दूसरा, हम लोग बायो इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग ब्लैडर को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्लैडर को रीजनरेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मसल्स को यूरोथेलियल लेयर से कंबाइन कर रहे हैं। फिर तीसरा जो रहता है हम लोग मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका फंक्शन लौट आए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टिमुलेटेड मायोजेनेसिस। तो इससे क्या होता है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन होता है। फिर अगला जो रहता है हम कुछ ग्रोथ फैक्टर्स का यूज कर रहे हैं जैसे कि वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो इससे बेनिफिट रहता है कि ये नियोवस्कुलराइजेशन कराएगा और ग्राफ्ट का इंप्रूवमेंट होगा। फिर जो है हम मसल्स को 3D प्रिंट भी कर रहे हैं मायोजेनिक टिश्यू को। तो ये जो है अभी अंडर इवेल्युएशन है। तो नया नया क्या क्या चीजें हैं, पहला हम लोग स्टेम सेल्स या मायोब्लास्ट स्कैफोल्ड के साथ यूज करके मायोजेनिक जो मसल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग और 3D बायो प्रिंटिंग। और जो है रीजनरेशन की भी कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मायोजेनिक एंड यूरोथेलियल लेयर्स। फिर उस मसल्स को बनाने के बाद उसको स्टिमुलेट भी करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रो स्टिमुलेटेड मायोजेनेसिस, और उसका ग्रोथ भी इंप्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ VGF।
तो अगर हम बात करें करंट क्लिनिकल रोल की, तो मेनली सैल्वेज प्रोसीजर में ही यूज होता है और तब यूज करते हैं जब इंटेस्टाइनल ऑगमेंटेशन नहीं यूज कर पाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, बट लॉन्ग टर्म फंक्शनल जो रहता है वो बहुत ही साधारण और इन्फीरियर है। तो ये हम देख सकते हैं, ये जो मसल है रेक्टस अब्डोमिनिस मसल है, इससे नर्व निकल रही है और हम इस नर्व को क्या कर रहे हैं, पल्स जनरेटर के थ्रू स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम ऐसे ही हम जो रहता है पल्स जनरेटर, ये ग्रेसिलिस रैप है, ग्रेसिलिस रैप उसको भी पल्स जनरेटर की मदद से हम लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेसिलिस, ऊपर हमने स्टिमुलेटर लगाया है, तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने से इसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है, और कॉन्ट्रैक्शन आता कैसे, यूजली टाइप 2 जो रहता है टाइप 1 में चेंज होता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन आने के चांसेस रहते हैं।